नमस्कार दोस्तों। अगर हम बात करें एक डिस्ट्रिक्ट की, एक ज़िले की, तो उसमें सबसे सम्मानीय पद होता है जिला अधिकारी का, जिसे हम शॉर्ट में डीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो आप में से कौन नहीं चाहेगा कि आप फ्यूचर में एक जिला अधिकारी बन पाएँ। हे गाइस, अगर आपका सपना कुछ ऐसा है तो आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने से वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि आप कैसे जिला अधिकारी बन सकते हो। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली आप एक जिला अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट किया हो, आप इसके योग्य हैं, और कितना भी परसेंट हो वो मैटर नहीं करता। तो बेसिकली आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और जब ये फॉर्म आता है तो आपकी एज कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। गाइज, जिला अधिकारी बनने के लिए आपको जो फॉर्म भरना पड़ता है, बेसिकली वो यूपीएससी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। इसके द्वारा ही एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं, और फाइनली इस एग्जामिनेशन के बाद आपको ये सारे के सारे पोस्ट अलॉट होते हैं आपके कट ऑफ और मेरिट बेस्ड होके। तो यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उस फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए 21 ईयर आपकी एज कम से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरीज के लिए 32 है, लेकिन ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट दी गई है, तो यहाँ 35 हो जाएगा, और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष छूट है, तो इसलिए 37 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम एज है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिला अधिकारी बनने के क्रम में आपके पास चांस सीमित होते हैं। जैसे कि आपके पास जो मैक्सिमम एज है वो 32 है, हम जनरल की बात कर रहे हैं, तो 32 है, तो आप 32 एज में केवल 6 बार इस फॉर्म को भर सकते हो, यानी कि 6 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो 35 एज तक आपको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो यहाँ पर अटेम्प्ट की जो सीमा है वो कोई सीमित नहीं की गई है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एज 37 ही है। तो 37 ईयर तक आप जितना भी चाहो उतना अटेम्प्ट ले सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है इसके ज्वाइन करने के क्रम की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है प्रीलिम्स का, जिसे हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद होता है मेंस एग्जामिनेशन, और फिर होता है इंटरव्यू। इन 3 स्टेज से गुजरने के बाद फाइनली आप एक जिला अधिकारी बनने तक जा सकते हो। वो भी आप डायरेक्ट सीधे जिला अधिकारी नहीं बन पाते हो, सीधे डीएम नहीं बन पाते हो। इसके पहले भी आपको कुछ सर्विसेज का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे आप जिला अधिकारी तक जा सकते हो। तो जानते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। जो आपका पहला पेपर होता है उसे हम जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर के नाम से जानते हैं। इसमें आपसे कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। तो अगर देखें तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। आपके पास 2 घंटे का समय होता है, 2 घंटे में ये पेपर सॉल्व करना पड़ता है। आपको बता दें कि जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा मार्क्स नहीं करते हो तो फाइनली आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। तो इसके लिए एक कट ऑफ निर्धारित होता है, उस कट ऑफ को आपको पार करना पड़ेगा। दूसरा पेपर आता है सीसैट का। सीसैट का मतलब जो होता है वो होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले इसका भी मार्क्स फाइनल यानी मेंस के कट ऑफ में जुड़ता था, लेकिन अब इसे क्वालिफाई कर दिया गया है। तो क्वालिफाइंग का मतलब हो गया कि 33% मार्क्स आपको सीसैट में लाने पड़ेंगे, तभी आपका जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर का मार्क्स कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2.5 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। बिल्कुल क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रीलिम्स में आपके पास जो है वो कोई भी क्वेश्चन करने का पूरा तरह से आज़ादी नहीं होती, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 0.33% की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। आप उसी क्वेश्चन को करिए जिसको लेके आप श्योर हो, या तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। फिर भी रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उस क्वेश्चन बनाने का क्रम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो क्वेश्चन आप एक बार देख के समझ नहीं पाते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ता है। पर आप जो रिस्क लेते हो उसे कैलकुलेट करके रिस्क लो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद बताते हैं आपको, यहाँ जो फर्स्ट पेपर है उसी के बेसिस पर मेरिट कट ऑफ तैयार किया जाएगा, और ये कट ऑफ आपको मेंस तक पहुँचाएगा। फाइनल मेरिट में प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं कैलकुलेट होता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
सेकंड आता है मेंस का एग्जामिनेशन। मेंस के एग्जामिनेशन में बेसिकली 2 पेपर आपके होते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। सेकंड लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो, आप चाहो तो हिंदी भी ले सकते हो। ये जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं केवल क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, लेकिन आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है। तो गाइज़ ये आपको ध्यान रखना है, फाइनल मेरिट में लैंग्वेज के पेपर ऐड नहीं होते। सेकंड आता है जनरल स्टडीज़। इसके 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। गाइज ये चारों पेपर के मार्क्स फाइनल मेरिट में कैलकुलेट होते हैं। 250 मार्क्स का एक पेपर होता है, तो चारों की बात करें तो 1000 मार्क्स के ये 4 पेपर होते हैं। इसके बाद एक पेपर आता है एसए का, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसके भी मार्क्स मेंस में ऐड होते हैं। आपको बता दें ये जो एसए का मार्क्स होता है फाइनल मेरिट में ऐड होने के साथ साथ यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन करने का अवसर भी मिलता है, क्योंकि एसए अपेक्षाकृत यहाँ पर ज़्यादा लोग मार्क्स गेन कर लेते हैं। अगला आता है आपका एक मनचाहा विषय जिसे आप चूज करते हो, और इसमें बेसिकली 2 पेपर होता है। जो दोनों पेपर होते हैं ठीक ठाक लेवल के होते हैं और 500 मार्क्स के ये दोनों पेपर होते हैं, यानी कि 250 मार्क्स का एक और 250 मार्क्स का एक। तो इस प्रकार से मेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप क्वालिफाई करोगे इंटरव्यू के लिए। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद देखा जाता है कि आपके मेंस में और इंटरव्यू में टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, उसी के हिसाब से कट ऑफ यहाँ बैठाया जाता है और आपका टॉप लेवल का कट ऑफ बनना चाहिए, यानी कि आप सीट से कुछ स्टूडेंट्स में आने चाहिए, तभी आप इजीली डीएम तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आपको आईएएस क्वालिफाई यहाँ पर करना पड़ेगा और ये तभी हो सकता है जब आप सीट्स में हों। तो गाइस इस हिसाब से आप यहाँ पर आईएएस क्वालिफाई कर पाते हो। अब हम बात करेंगे जब आप आईएएस क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको जाना पड़ता है ट्रेनिंग पे। तो ट्रेनिंग कुछ समय के लिए होती है, उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि एक्चुअल में जो एडमिनिस्ट्रेशन का कल्चर होता है वो कैसा होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो पहले से आपके अंदर स्किल्स रहती हैं उन्हें इस एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। उसके बाद फाइनली आपकी पोस्टिंग हो जाती है और आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले आपकी पोस्टिंग एक ज़िला अधिकारी के रूप में हो, आपको और भी बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। गाइज बेसिकली एक ज़िला अधिकारी का काम होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेशन को सही ढंग से रन करने के लिए, जिससे डिस्ट्रिक्ट स्मूथली ग्रो कर सके और प्रॉपरली ग्रो कर सके। गाइस आपको बताते हैं अगर आप जिला अधिकारी हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाती है वो 75,000 रुपये के करीब मिल जाती है। यहाँ पर सैलरी आपको काफ़ी ज़्यादा भी मिल सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कितना सर्विस किया हुआ है। तो गाइस हमने लगभग सारे पक्षों को क्लियर कर लिया है। आपको बता दें मेंस के डिटेल सिलेबस को जानने के लिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसे पूछी जाती हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सीधे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि किस प्रकार के पेपर्स होते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में दिए गए बेल आइकॉन यानी घंटी पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।